नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर सबसे पहले आज आपको बताएंगे कि आखिर क्या व्हाट्सएप ने भारत से कारोबार समेटने की तैयारी कर ली है। आखिर क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्यों की जा रही है, यह भी जानकारी हम आपको देंगे। इसके अलावा बात करेंगे यूपी की सियासत में क्या हो रहा है और कैसे ओपी राजभर गिर गए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या लोगों की लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रही है। अभी डाउनलोड करें कू ऐप, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को और इस पोल में हिस्सा लें। इस पोल का रिजल्ट हम शो के अंत में आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन इसी लापरवाही की बात हम सबसे पहले करने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण खबरें होंगी, लेकिन देश में तीसरी लहर की कोरोना की बात की जा रही है। लेकिन पर्यटन स्थलों पर, बाजारों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। प्रधानमंत्री खुद इस पर चिंतित हो चुके हैं और चिंता जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में क्या यह लापरवाही भारी पड़ सकती है, आइए देखते हैं। कि सेकंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है, खतरा अभी टला नहीं है। घूमना तो है ही ना, घर बैठे बैठे बोर हो चुके हैं। फिर कहाँ पे जाएंगे? देखते हैं जहाँ तक रास्ता सही मिला। मंत्री कर रहे हैं मास्क लगाइए और आपने मास्क अरे लगाए हुए हैं, कितना देर लगा करके रखेंगे मास्क? बताइए, मास्क है नहीं। नहीं लगाया भाई साहब। मास्क लगाना, अरे मास्क है, रखे हैं। कहाँ रखे? घर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ही कहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। पीएम मोदी ने खुद नई कैबिनेट की पहली बैठक में कोरोना को लेकर देश को आगाह किया है। ऑक्सीजन पर पीएम हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। पीएम ने बड़े साफ लहजे में कहा कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बावजूद इसके पूरे देश में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के मसूरी से महज 15 किलोमीटर दूर केम्प्टी फॉल की हैं। देखिए कैसे इस झरने के नीचे लोगों की भीड़ लगी हुई है। ऐसा लग रहा है मानो इन्हें कोरोना का कोई डर ना हो। प्रशासन ने भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए एक बार में सिर्फ 50 पर्यटकों को वाटरफॉल में जाने का नियम बना दिया है। लेकिन ऐसे नियमों को आखिर तवज्जो कौन देता है? तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर आने वाली है। हर जगह ये बात सुनाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद ये तस्वीरें देखिए आप। उत्तराखंड के मसूरी से 15 किलोमीटर दूर केम्प्टी फॉल की तस्वीरें हैं, जहाँ पर कोरोना काल के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिलाधिकारी फरमान सुनाते हैं, एक बार में 50 लोगों को ही नहाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन उनके नियमों को सुनेगा कौन, मानेगा कौन? ये उसी उत्तराखंड की तस्वीर है जहां आज ही कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मरीज मिला है। बावजूद इसके नैनीताल के झील पर्यटकों से पटे पड़े हैं। न किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान है और न ही किसी को मास्क की फिक्र। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 16 किलोमीटर दूर सहस्त्रधारा में भी कुछ ऐसी तस्वीर दिखी। मान्यता है कि इस गंधक झरने में नहाने से त्वचा की बीमारियां दूर हो जाती हैं। लेकिन जब कोरोना की जंग सामने हो तो त्वचा का बहाना बनाकर मनोरंजन का रास्ता ढूंढना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। गाड़ियों की लंबी कतार हिमाचल प्रदेश जाने वाले पर्यटकों की है। जब इनसे पूछा गया कि आखिर जान को दांव पर लगाकर क्या घूमना जरूरी है, तो सुनिए इनका जवाब क्या था। घूमना तो है ही ना, घर बैठे बैठे बोर हो चुके हैं। फिर कहाँ पे जाएंगे? देखते हैं जहाँ तक रास्ता सही मिला। बिहार में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 100 से अधिक सैंपल जांच के लिए भुवनेश्वर लैब भेजे गए हैं। सरकार अलर्ट मोड पर है, लेकिन आम जनता से लेकर पुलिस तक कोरोना का डर भुला चुके हैं। लोग शायद भूल चुके हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में एम्स से लेकर निजी अस्पतालों तक लोग दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे। तब ना तो अस्पताल में बेड मिल रहे थे, न ऑक्सीजन सिलेंडर और न ही शमशान में जगह। तब जनता सरकार की आलोचना करते नहीं थक रही थी, लेकिन आज चेहरे पर मास्क भी नदारद है। नहीं लगाया भाई साहब। मास्क लगाना, अरे मंत्री कर रहे हैं मास्क लगाइए और आपने मास्क अरे लगाए हुए हैं, कितना देर लगा करके रखेंगे मास्क? बताइए, मास्क है नहीं। मास्क है, रखे हैं। कहाँ रखे? घर पर है।
जनता और पुलिस से राजनीतिक पार्टियों ने भी कोरोना को लगभग भुला ही दिया है। देखिए कैसे तेलंगाना बीजेपी के कार्यकर्ता बाइक रैली निकाल रहे हैं। लापरवाही ऐसी कि चेहरे पर मास्क तक नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में अभी भी 66 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है, यानी हर 100 कोरोना टेस्ट में 10 लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर से पहले संयम रखना बेहद जरूरी है, वरना आने वाला वक्त खतरनाक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस तस्वीर ने सभ्य समाज पर वो दाग छोड़ा है जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी तस्वीरों पर भी राजनीति की जानी चाहिए? यूपी के चुनावी महाभारत में चीरहरण। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की हैं, जहां कल ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन दाखिल हो रहा था। बांसगांव ब्लॉक की एसपी प्रत्याशी रितु सिंह अपनी प्रस्तावक अनीता यादव के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंची थी, लेकिन तभी अचानक कुछ गुंडों ने इन्हें घेर लिया। गुंडों ने महिला की साड़ी खींची और उनके साथ मारपीट भी की। प्रस्तावक अनीता यादव का आरोप है कि बीजेपी सांसद रेखा यादव के गुंडों ने उनके साथ बदसलूकी की। हमारे साथ हुआ, पर्चा दाखिल होने की रोका गया। आपकी साड़ी भी खींची गई थी? जी। आपके साथ बदसलूकी? जी। किन लोगों ने आपके साथ बदसलूकी और बदतमीजी की? रेखा उनमें सांसद के गुंडों ने। सांसद के गुंडों ने? कौन सी पार्टी? देखो, भाजपा से। वहीं एसपी प्रत्याशी रितु सिंह का आरोप है कि मौके पर पुलिस की टीम मौजूद थी, लेकिन बार बार मदद मांगने के बावजूद पुलिस ने कोई मदद नहीं की। मुझे अंदर नामांकन पर्चा करना था, जाने नहीं दे रहे थे। मैं जबरदस्ती घुस गई वहाँ पे, घुस गई। उनके रेखा वर्मा के गुंडों ने मुझे बहुत रोका, पर तब भी मैंने पर्चा नहीं दिया उनके हाथों में। तभी जबरदस्ती उनने फिर मेरा पर्चा आरओ के पास से छीन कर और बस फाड़ डाला। किसी ने भी नहीं मदद की, मैंने बहुत की। मैंने पुलिस वाले का बेत भी छीन लिया कि इन गुंडों को मारें, पर तब भी किसी ने, पुलिस वालों ने ये नहीं बोला कि ये क्या हो रहा है। अब इस मामले पर राजनीति गर्मा गई। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी पंचायत चुनाव में हार का बदला ले रही है। जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई। उस हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को सड़कों पे छोड़ दिया। एक माँ के साथ, एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ ऐसा हुआ हो व्यवहार। ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने दुहाई देती थी कि इससे साफ सुथरी पार्टी कोई नहीं है। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हों, उन्होंने किसको खुली छूट दी थी? कहीं यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से गुंडों को छूट दी थी, जो चाहो सो करो। इसी वजह से हमारी बहन को अपमानित होना पड़ा, उसकी साड़ी तक खींची। याद रखना, जिन अधिकारियों ने इस तरह का काम किया, उन अधिकारियों का भी हिसाब किताब किया जाएगा समय आने पर। हालांकि पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस पर भी सही समय पर कार्रवाई न करने के आरोप लग रहे हैं। इसलिए सीएम योगी ने पुलिस पर कड़ा एक्शन लिया है। सीएम योगी ने महिला से बदसलूकी मामले में सीओ से लेकर सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक नहीं कई मुद्दे रहे। एक ऐसा आक्रांता महमूद गजनवी जिसने भारत पर 17 बार हमला किया। उसके भांजे गाजी ने भी भारत पर हमले की कोशिश की, लेकिन क्या वो किसी का चुनावी आदर्श हो सकता है? ओपी राजभर इस मामले को लेकर घिरे हुए हैं। यूपी में मसूद गाजी और महाराजा सुहेल देव का नाम काफी विवादों में है। राजभर समाज ओपी राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। इस विवाद की शुरुआत कल हुई जब ओपी राजभर के नए साथी असदुद्दीन ओवैसी सैयद सालार मसूद गाजी के मजार पर पहुंचे। दरअसल सालार मसूद गाजी आक्रांता गजनवी का भांजा था। गजनवी के भांजे सालार मसूद गाजी ने भी भारत पर साल 1034 में हमला किया था, लेकिन मसूद गाजी को युद्ध में महाराजा सुहेल देव के हाथों भारी हार झेलनी पड़ी थी।
मसूद गाजी को बहराइच में ही दफनाया गया था। सुहेलदेव 11वीं सदी के महान राजा थे। गजनवी के सेनापति सालार गाजी को उन्होंने हराया था। धर्म और संस्कृति के लिए सुहेलदेव ने युद्ध किया। 21 राजाओं को युद्ध के लिए एकजुट किया था। महान पराक्रमी राजा थे महाराज सुहेलदेव। लेकिन पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब महाराजा सुहेलदेव के नाम पर राजनीति करने वाले ओपी राजभर भी ओवैसी के साथ बहराइच पहुंचे। और न सिर्फ बहराइच पहुंचे बल्कि ओपी राजभर ने ओवैसी के इस कदम का बचाव भी किया। आडवाणी जी जिन्ना के यहाँ मजार पे चादर चढ़ाने चले जाते हैं। राजनाथ जी जा करके जो है रोजा खोलते हैं लखनऊ में मुसलमानों के बीच में बैठ करके। ये नहीं दिखाई देता है। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से ये समझौता करते हैं और बीजेपी मिलकर सरकार बनाती है। अभी नागालैंड में वहाँ एक मुस्लिम पार्टी समझौता करके सरकार बनाने की कवायद में लगे हैं। ये करें तो रासलीला, हम कहें तो करैक्टर ढीला। महाराजा सुहेलदेव में आस्था रखने वाले राजभर समाज को ये बात नागवार गुजरी। पूछा जा रहा है कि महाराजा सुहेलदेव के नाम पर पार्टी बनाने वाले ओपी राजभर ने ओवैसी के साथ मिलकर महाराजा सुहेलदेव का अपमान क्यों किया। जनता पार्टी ने कल कैबिनेट का विस्तार कर यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने भी ओपी राजभर पर निशाना साधा है। एक आक्रांता जिसने लाखों हिंदुओं को मारने का जिसके सर पर गुनाह हो, आरोप हो, देश पर हमला करने का जिसके ऊपर आरोप हो, मां बहनों की इज्जत को लूटने का जिसके ऊपर आरोप हो, उसका सम्मान ये करेंगे दोनों लोग। इसको कभी देश माफ नहीं कर सकता है और इससे बड़ा कोई गुनाह भी नहीं हो सकता। ओपी राजभर ने यूपी में सत्ता पाने की आस में भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है और ओवैसी के साथ बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में है। लेकिन राजभर समाज का ये गुस्सा ओपी राजभर के सपनों पर पानी फेर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश में एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातचीत होने लगी है और इसके पीछे दिल्ली हाई कोर्ट की एक अहम टिप्पणी है। धर्म के आधार पर देश में नागरिकों से भेदभाव क्यों? देश संविधान से चलेगा या शरिया कानून से? देश एक तो कानून अलग अलग क्यों? ये कुछ ऐसे सुलगते सवाल हैं जिसका जवाब छिपा है कॉमन सिविल कोड में। लेकिन सवाल यह है कि आखिर फिर से कॉमन सिविल कोड का जिक्र क्यों किया जा रहा है? दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान आज देश भर में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की वकालत की। कोर्ट ने कहा कि अब समाज में जाति, धर्म और समुदाय की पारंपरिक रूढ़ियां टूट रही हैं। इसलिए समय आ गया है कि संविधान की धारा 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता की तरफ कदम बढ़ाया जाए। यही नहीं, अदालत ने अनुच्छेद 44 के कार्यान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में अब एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट की इस अहम टिप्पणी से अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस फिर तेज हो चली है। हाईकोर्ट ने एक तलाक के मामले की सुनवाई करते हुए साफ तौर से कहा कि हिंदुस्तान का मॉडर्न समाज अब धर्म, जाति और कम्युनिटी की बेड़ियों को तोड़ चुका है। ऐसे में शादी और तलाक को लेकर काफी कानूनी अड़चनें सामने आ रही हैं। लिहाजा अब सरकार को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। जाहिर है कॉमन सिविल कोड बीजेपी के मैनिफेस्टो में अहम मुद्दों में से एक है। कोर्ट की इस टिप्पणी का बीजेपी ने स्वागत किया है। Every developed country has the uniform civil code law. Singapore has, US has, UK has, and even within the India, Goa has the uniform civil code. It's a time to draft a uniform civil code. तो वहीं कॉमन सिविल कोड का जिक्र होते ही कुछ नेता इसके विरोध में उतर आए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मामले को लेकर सियासत की जा रही है। हर शहरी को ये पूरा इख्तियार दे रखा है, पूरा राइट दिया है कि अपने मजहब को फॉलो करें, उसको प्रोवोकेट करें। लिहाजा इस वजह से किसी भी किस्म से यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल लॉज को बनाना या उसको थ्रू आउट द कंट्री इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों जरूरी है कॉमन सिविल कोड? अभी देश में अलग अलग समुदाय और धर्म के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ 4 शादियों की इजाजत देता है, जबकि हिंदू सहित अन्य धर्मों में 1 शादी का नियम है। शादी की न्यूनतम उम्र क्या हो, इस पर भी अलग अलग व्यवस्था है।
जहां तक तलाक का सवाल है तो हिंदू, ईसाई और पारसी में कपल कोर्ट के माध्यम से ही तलाक ले सकते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में तलाक शरिया कानून के हिसाब से होता है। देश में एक संविधान एक विधान की बात लंबे समय से होती रही है। इस मुद्दे को लेकर काफी राजनीति भी हो चुकी है, लेकिन उम्मीद है कि आज अदालत के फैसले के बाद इस मामले में अब राजनीति नहीं बल्कि ठोस काम भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चीन सीमा पर बदसलूकी कर रहा है तो दूसरी तरफ तालिबान को साधने में लग गया है। पाकिस्तान से मिलकर चीन बना रहा है नापाक प्लान। चीन की नापाक नजर अफगानिस्तान पर। ड्रैगन की टेढ़ी चाल, तालिबान से रिश्ते करेगा बहाल। पाकिस्तान के बाद अब चीन की टेढ़ी नजर भारत के एक और पड़ोसी मुल्क और गहरे दोस्त अफगानिस्तान पर है। अफगानिस्तान में चीन अपना पूरा कंट्रोल चाहता है और इसके लिए वो पाकिस्तान के संपर्क में भी है। जहां एक तरफ भारत तालिबान से बातचीत कर अफगानिस्तान को विकास के लिए सुनिश्चित करना चाहता है, तो वहीं ड्रैगन अफगानिस्तान को लूटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर नापाक प्लान बना रहा है। इसलिए चीन ने पेइचिंग, इस्लामाबाद और काबुल के बीच एक त्रिपक्षीय सहयोग की वकालत की है। हांगकांग की साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर की माने तो चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में बातचीत के जरिए राजनीतिक हल निकालने के लिए सभी तरह के समर्थन देने के लिए तैयार है और अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए काम करना चाहता है। लेकिन जानकारों की माने तो चीन विकास और शांति की बात महज दिखावे के लिए कर रहा है। दरअसल ड्रैगन की नजर अफगानिस्तान की अकूत प्राकृतिक संपदाओं पर है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तांबा, कोयला, लोहा, गैस, कोबाल्ट, पारा, सोना, लिथियम और थोरियम के दुनिया के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं। इनकी कुल कीमत करीब $1 ट्रिलियन आंकी गई है। तो दरअसल चीन की नजर अफगानिस्तान के खदानों पर है, खनिज पर है। आज बताते हैं आपको कि अब जो सवाल हमने पूछा था कू ऐप पर आज हमने पूछा था कि लोगों की लापरवाही क्या कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रही है। 98% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 2% लोगों ने ना में जवाब दिया है। फिर सवाल यह है कि आखिर ये लापरवाही क्यों। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।